नमस्कार, मराठी वर्ग की ओर से इस खास चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और आज का ये सेशन ना खास तौर पर महाटेट की तैयारी कर रहे हमारे उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम हिंदी व्याकरण के उस टॉपिक पर बात करेंगे जो हर बार परीक्षा में आता ही है, शब्द और उसके भेद। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी रिमाइंडर, इस पूरे टॉपिक के बेहद महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सीधा किताबी परिभाषाओं पर जाने से पहले जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोटा या रेल जैसे ढेरों शब्द बोलते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये शब्द आखिर आते कहां से हैं? बिल्कुल, यही तो आज की हमारी इस चर्चा का असली मजा है। हमारी भाषा का निर्माण कैसे होता है, ये शब्द जन्म कहाँ से लेते हैं, ये समझना लिटरली किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। आइए गहराई से समझते हैं। तो आज की चर्चा का हमारा एजेंडा कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले शब्द की परिभाषा, फिर उत्पत्ति के आधार पर भेद और रचना व अर्थ के आधार पर भेद। और इसके बाद महाटेट के लिए कुछ कमाल की शॉर्ट ट्रिक्स और आखिर में पिछले वर्षों के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम यहीं सॉल्व करेंगे। भाग 1, शब्द की परिभाषा। आइए इसे एकदम बेसिक से समझते हैं ताकि व्याकरण का यह कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाए। सबसे पहला सवाल, शब्द आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण यानी हमारे अक्षर। जब ये अक्षर आपस में जुड़कर कोई ऐसा रूप लेते हैं जिसका कोई मतलब हो, कोई अर्थ हो, तो उसे शब्द कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे क, म और ल। ये 3 अलग अलग वर्ण हैं, राइट? लेकिन जब इन्हें मिलाते हैं तो बनता है कमल, जिसका एक स्पष्ट अर्थ है, एक बहुत ही सुंदर फूल। बिल्कुल वैसे ही ग और न मिलकर बनाते हैं गगन यानी आसमान। भाग 2, उत्पत्ति के आधार पर भेद। चलिए अब देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कैसे बांटा गया है, मतलब इन शब्दों का जन्म कहां से हुआ। यहां सबसे मजेदार जो अंतर है ना, वो है तत्सम और तद्भव के बीच का। तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे संस्कृत से उठा लिए गए, बिना किसी बदलाव के, एकदम ज्यों के त्यों, जैसे सूर्य या फिर अग्नि। सही कहा। और दूसरी तरफ आते हैं तद्भव शब्द। ये वो शब्द हैं जिनकी जड़ें तो संस्कृत में ही हैं, लेकिन समय के साथ हमारी आम बोलचाल की वजह से इनका रूप थोड़ा बदल गया है। जैसे संस्कृत का सूर्य धीरे धीरे आम भाषा में बन गया सूरज, और अग्नि बन गई आग। समझ रहे हैं ना? उत्पत्ति के आधार पर तीसरे नंबर पर आते हैं देशज शब्द। नाम से ही पता चल रहा है ना, ये हमारे अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से निकले हैं, एकदम ठेठ देसी शब्द, जैसे लोटा या ठेला। और चौथे हैं विदेशी शब्द, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए और इतने घुल मिल गए कि अब अपने ही लगते हैं। जानकर हैरानी होगी कि किताब असल में एक अरबी शब्द है। और रेल तो अंग्रेजी का शब्द है, जिसे हम हिंदी में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब एक छोटा सा टास्क। अभी जो सीखा उसके आधार पर बताइए कि गगन किस प्रकार का शब्द है। सही जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और हाँ, एक छोटी सी बात और, हिंदी व्याकरण के ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए पूरी हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। भाग 3, रचना और अर्थ के आधार पर भेद। महाटेट में पेडागॉजी के हिसाब से ये समझना बहुत ही क्रूशियल है कि शब्दों की रचना कैसे होती है। तो रचना के आधार पर सबसे पहले आते हैं रूढ़ शब्द। ये एकदम बेस वर्ड्स होते हैं। अगर इनके टुकड़े किए जाएं ना, तो उन टुकड़ों का कोई मतलब नहीं निकलेगा, जैसे पानी या कलम। अब पा और नी को अलग कर दें तो उनका अकेले कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल। और दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। ये 2 अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे विद्या और आलय को मिला दे तो बन जाता है विद्यालय। यहां ध्यान दीजिए, विद्या और आलय दोनों का अपना अपना एक पूरा और स्पष्ट अर्थ है। अब आते हैं योग रूढ़ शब्दों पर, और यहां सबका खास ध्यान चाहिए, क्योंकि एमए टेट एग्जाम में ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। योगरूढ़ शब्द यौगिक तो होते हैं, यानी 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये हमेशा एक विशेष अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए पंकज। पंक का मतलब है कीचड़ और ज का मतलब है जन्मा हुआ। लेकिन भाई, कीचड़ में जम लेने वाली हर चीज पंकज नहीं कहलाती। ये शब्द खास तौर पर सिर्फ कमल के फूल के लिए ही फिक्स हो गया है। अगर अर्थ के आधार पर देखें तो शब्दों में आते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी एक समान अर्थ वाले, जैसे जल और पानी, और विलोम शब्द, यानी एकदम उल्टे अर्थ वाले, जैसे दिन का उल्टा रात,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये बहुत पूछे जाते हैं। इनके अलावा अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, जैसे कल, जो आने वाला कल भी हो सकता है, और बीता हुआ कल भी, और समोच्चारित शब्द जिन्हें बोलने का तरीका एक जैसा होता है लेकिन प्रसंग के हिसाब से अर्थ बदल जाते हैं, जैसे फल। व्याकरण में कैसे इस्तेमाल होते हैं, इस आधार पर भी शब्दों को बांटा जाता है। इसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय। असल में ये किसी भी वाक्य को बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिन्हें आने वाले सेशंस में बहुत डिटेल में कवर किया जाएगा। भाग 4 एमिटेड शॉर्ट ट्रिक्स। एग्जाम हॉल के प्रेशर में ना टाइम बचाने वाली ये ट्रिक्स किसी जादू से कम नहीं होती। बस इन 4 नियमों को दिमाग में बिठा लेना है। ट्रिक एकदम सिंपल है। तत्सम का मतलब है जैसा संस्कृत में था बिल्कुल वैसा का वैसा। तद्भव का मतलब बदला हुआ रूप। और देशज मतलब अपना लोकल या देसी, जबकि विदेशी मतलब बाहर से आया हुआ। बस ये 4 कीवर्ड्स याद रखने हैं और काम हो गया। भाग 5 MATET के पिछले वर्षों के 5 प्रश्न। तो चलिए आज की इस तैयारी का असली टेस्ट लेते हैं, मिलकर इन सवालों को सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला सवाल। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शंस हैं A आग, B सूर्य, C लोटा या D किताब। अभी जो शॉर्ट ट्रिक सीखी थी उसे लगाएं तो तत्सम मतलब शुद्ध संस्कृत। तो यहां सही जवाब है ऑप्शन बी सूर्य, क्योंकि हम जानते हैं कि आग तद्भव है, लोटा देशज है और किताब तो विदेशी शब्द है। आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल। पंकज किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शंस देखिए, A रूढ़, B यौगिक, C योग रूढ़ या D देशज। थोड़ी देर पहले ही हमने डिटेल में समझा था कि पंकज का एक स्पेशल अर्थ होता है कमल, और जो विशेष अर्थ दे वो होता है सी योग रूढ़ शब्द। एकदम सही। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। रचना के आधार पर विद्यालय क्या है? A रूढ़, B यौगिक, C योग रूढ़ या D विदेशी। इसे ना ब्रेक करके देखते हैं। विद्या प्लस आलय, ये 2 सार्थक शब्दों को मिलाकर बना है, तो बिना किसी डाउट के ये है ऑप्शन B यौगिक शब्द। चौथा सवाल देखते हैं। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शंस हैं A आग, B पावक, C अनल या D ज्वाला। तद्भव का सिंपल सा मतलब है आम बोलचाल का बदला हुआ रूप, तो अग्नि का रोजमर्रा वाला रूप है A आग। यही है सही उत्तर। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। स्थानीय भाषाओं से उत्पन्न होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं A तत्सम, B तद्भव, C देशज या D विदेशी। स्थानीय का मतलब ही होता है अपना लोकल या देसी, तो बिना सोचे सही जवाब है सी देशज। बहुत बढ़िया। आज के इस प्रैक्टिस से सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। पूरी उम्मीद है कि ये सेशन महाटेट की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अगर आज कुछ नया और काम का सीखने को मिला तो प्लीज YouTube चैनल मराठी वर्ग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारी इस बेहतरीन लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए WhatsApp और टेलीग्राम चैनल के लिंक्स पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें। चलते चलते एक विचार पर गौर करते हैं। क्या भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया है, या फिर ये हमारे इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता म्यूजियम है? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। नमस्कार महाटेट के उम्मीदवारों, मराठी वर्ग की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विश्लेषण सत्र में हम हिंदी व्याकरण के उस हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जहां से परीक्षा में हर बार सवाल आते ही आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शब्द भेद की, यानी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। आज हम इन्हें इतने आसान तरीके से समझेंगे कि परीक्षा में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सत्र की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले हम तत्सम और तद्भव शब्दों को समझेंगे, फिर देशज और विदेशी शब्दों पर बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको MATET के लिए कुछ कमाल की शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा और अंत में हम मिलकर एक अभ्यास प्रश्नोत्तरी भी हल करेंगे। तो चलिए भाग 1 तत्सम और तद्भव शब्दों को समझना, यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्दों की। अब देखिए, तत्सम का शाब्दिक अर्थ ही होता है उसके समान। इसका सीधा सा मतलब है कि जो शब्द एकदम शुद्ध रूप में सीधे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और जिनमें आज तक रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, जब भी परीक्षा में आपको विद्या,
कर्म या पुष्प जैसे शब्द दिखें जो पढ़ने में थोड़े भारी भरकम या बिल्कुल संस्कृत जैसे लगें, तो आंख बंद करके समझ जाइए कि वो तत्सम शब्द हैं। अब तत्सम के ठीक विपरीत आते हैं तद्भव शब्द। देखिए, ये शब्द मूल रूप से तो संस्कृत से ही निकले हैं, लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ हमारी रोजमर्रा की बोलचाल की सुविधा के लिए इनका रूप थोड़ा बदल गया। जैसे मूल संस्कृत का शब्द है सूर्य, जो कि एकदम शुद्ध तत्सम है, लेकिन आम बोलचाल में आसानी के लिए हमने इसे क्या बना दिया? सूरज। तो सूरज हो गया तद्भव। बिल्कुल इसी तरह संस्कृत का अग्नि समय के साथ बोलते बोलते बदलकर आग हो गया। है ना एकदम आसान। अगर हम इस तालिका को ध्यान से देखें तो पूरी बात संक्षेप में समझ आ जाती है। मुख्य अंतर बस इसी बात का है कि क्या किसी शब्द ने अपनी प्राचीन संस्कृत वाली शुद्धता को ज्यों का त्यों बनाए रखा है, या फिर वो आम बोलचाल की हिंदी के हिसाब से थोड़ा ढल गया है। परीक्षा से ठीक पहले क्विक रिवीजन के लिए ये टेबल आपके बहुत काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, देशज और विदेशी शब्दों की पहचान। अब जरा सोचिए, क्या हिंदी के सारे शब्द संस्कृत से ही आए हैं? बिल्कुल नहीं। यही एंट्री होती है देशज शब्दों की। देशज यानी देश में जन्मा। ये वो शब्द हैं जिनका संस्कृत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे हमारे गांव देहात की स्थानीय बोलियों से उठकर हिंदी में शामिल हो गए हैं। उदाहरण देखिए, लोटा, ठेला, कचरा या पगड़ी। MATET परीक्षा में अक्सर ऐसे ही एकदम ठेठ शब्द देकर पूछा जाता है कि ये कहां से आए हैं। इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। हमारी आधुनिक हिंदी बहुत ही विशाल और खुले दिल वाली भाषा है। दुनिया भर की भाषाओं से जो शब्द आकर हिंदी में ऐसे घुल मिल गए हैं कि अपने ही लगने लगे हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। हम रोजाना अरबी का किताब, फारसी का दरवाज़ा और अंग्रेजी के स्कूल, रेल और ऑफिस जैसे शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हमारी भाषा ने बहुत ही सहजता से अपना लिया है। अब इससे पहले कि हम ट्रिक्स की तरफ बढ़ें, एक बहुत ही जरूरी सूचना। आप सभी की महाटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही व्यवस्थित प्लेलिस्ट तैयार की है। साथ ही महत्वपूर्ण PDF नोट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस विश्लेषण सत्र के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 3, MHA टेट परीक्षा के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। ये रही हमारी अल्टीमेट निंजा तकनीकें। परीक्षा हॉल में दबाव के बीच शब्द को पहचानना हो तो बस ये 4 बातें दिमाग में लानी है। पहला, अगर शब्द पढ़ने में भारी और बिल्कुल संस्कृत जैसा लगे तो वो पक्का तत्सम है। दूसरा, अगर वो उसी का आसान और बदला हुआ रूप लगे तो तद्भव है। तीसरा, अगर शब्द एकदम ठेठ, देसी या स्थानीय लगे, जैसे गांव की चौपाल पर बोला जाता हो, तो वो देशज है। और चौथा, अगर पढ़कर ही लगे कि भाई ये तो बाहर से आया हुआ है, तो वो निश्चित रूप से विदेशी शब्द है। अगर हम MAHA के पिछले वर्षों के पेपर्स का बारीकी से विश्लेषण करें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। परीक्षा में अक्सर तत्सम तद्भव की जोड़ियां मिलाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कर्ण का हो गया कान या नयन का हो गया नैन। इसके अलावा बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको अक्सर ये पहचानने को कहा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से देशज कौन सा है या विदेशी कौन सा है। तो इन पैटर्न पर खास ध्यान देना है। और अब समय है भाग 4 का, अभ्यास प्रश्नोत्तरी। चलिए देखते हैं आपने आज कितना कुछ सीखा है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? पिछले वर्षों के परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये रहा हमारा पहला प्रश्न। आपको सूरज शब्द का प्रकार पहचानना है। आपके विकल्प हैं 1 तत्सम, 2 तद्भव, 3 देशज या 4 विदेशी। फटाफट से अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प 2 तद्भव। जैसा कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, मूल संस्कृत शब्द सूर्य समय के साथ विकसित हुआ और हमारी आम बोलचाल में वो बदलकर सूरज बन गया। बहुत बढ़िया। चलिए तेजी से दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है अग्नि। अब जरा दिमाग लगाइए और बताइए कि इस आग उगलते शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके अपना जवाब बताइए। बिल्कुल सही। सही उत्तर है विकल्प 1 तत्सम। देखिए, अग्नि शब्द ने अपनी प्राचीन संस्कृत की जड़ों से लेकर आज तक अपना रूप बिल्कुल नहीं बदला है। ये अपने एकदम शुद्ध और मूल रूप में ही टिका हुआ है, इसलिए ये तत्सम है। शानदार प्रदर्शन। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। शब्द है किताब। अब सोचिए,
क्या इस शब्द की जड़ें हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा दूर से जुड़ी हैं? जल्दी से कमेंट्स में अपना जवाब ड्रॉप कीजिए। और इसका सही जवाब है विकल्प 4, विदेशी। वैसे तो हम किताब शब्द का इस्तेमाल हर रोज धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन असल में ये अरबी भाषा का शब्द है। हमारी आधुनिक हिंदी ने इसे इतनी खूबसूरती से अपना लिया है कि ये हमें अपना ही लगता है। और ये रहा आज के अभ्यास का हमारा आखिरी प्रश्न। एक बहुत ही आम घरेलू वस्तु, लोटा। मैं आप सभी को चुनौती देता हूं कि इसे सही श्रेणी में रखकर दिखाएं। विकल्प स्क्रीन पर हैं, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या बात है, सही जवाब है विकल्प 3, देशज। जिन भी उम्मीदवारों ने सही जवाब दिया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। इस शब्द का कोई संस्कृत मूल नहीं है, यह पूरी तरह से हमारी अपनी स्थानीय ग्रामीण बोलियों की देन है। आज का यह विश्लेषण सत्र समाप्त करने से पहले मैं आपको सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल देकर जा रहा हूं। जरा सोचिए, ऐसे और कौन से विदेशी शब्द हैं जिन्हें हम हर दिन बिल्कुल शुद्ध हिंदी मानकर इस्तेमाल करते हैं? हमारी रोजमर्रा की शब्दावली में कितना सारा छुपा हुआ इतिहास मौजूद है ना? आप सभी अपने जवाब और विचार कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे उन्हें पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सभी उम्मीदवारों को मेरा संदेश है कि अगर आपको इस विश्लेषण सत्र से कुछ नया और काम का सीखने को मिला है तो मराठी वर्ग के इस चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी महाटेट की तैयारी को और भी धार देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी से जुड़ना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अपनी नॉलेज को इसी तरह परखते रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फुल प्रैक्टिस क्विज के लिंक पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जमकर तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं आपसे अगले सत्र में। नमस्कार साथियों, मराठी वर्ग के आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप MHA TET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम हिंदी व्याकरण के उस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे जो स्कोरिंग तो है लेकिन अक्सर उम्मीदवारों को थोड़ा उलझा देता है, और वो विषय है संधि। बिल्कुल सही कहा। देखिए, MHA TET में हिंदी व्याकरण के प्रश्न सीधे और सटीक होते हैं। अगर आपके मूल सिद्धांत स्पष्ट है तो आप सेकंड्स में सही उत्तर पहचान सकते हैं। कई बार संधि के नियम बहुत किताबी लगते हैं, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम शुरुआती विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इसे इतना आसान और व्यावहारिक बना देंगे कि परीक्षा में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले हम जानेंगे संधि और उसके मूल रूप के बारे में। इसके बाद स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि को समझेंगे। फिर हम MA TET के लिए कुछ शानदार शॉर्ट ट्रिक्स पर बात करेंगे और अंत में पिछले वर्षों के प्रश्न और कुछ बेहद महत्वपूर्ण अनुमानित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यानी पूरी तरह से परीक्षा पर केंद्रित तैयारी। पहले बुनियादी बातें, फिर उन्हें जल्दी हल करने के तरीके और आखिर में असली परीक्षा वाले सवालों से खुद को परखना। आवाज 1, तो बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, संधि और उसके मूल रूप। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये संधि है क्या चीज। आवाज 1, अगर हम सरल और सीधी भाषा में बात करें तो दो वर्णों या शब्दों के आपस में मिलने से उनके उच्चारण या ध्वनि में जो बदलाव आता है, बस उसे ही संधि कहते हैं। इसे आप शब्दों की गहरी दोस्ती समझ सकते हैं। जैसे ही दो शब्द दोस्त बनते हैं, उनका रूप थोड़ा सा बदल जाता है। उदाहरण के लिए विद्या और आलय, जब ये दोनों मिलते हैं तो बन जाते हैं विद्यालय। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है राम और अवतार। जब ये दोनों शब्द जुड़ते हैं तो राम का अ और अवतार का अ मिलकर आ की ध्वनि देते हैं और नया शब्द बनता है रामावतार। मतलब साफ है, जब दो शब्द पास आते हैं तो उनके जुड़ने वाले बिंदु पर जो नया स्वर या व्यंजन उभर कर आता है, वही संधि की असली पहचान है। एकदम सटीक। अब जब हमने यह समझ लिया है कि संधि क्या है, तो चलिए अपने दूसरे भाग की तरफ कदम बढ़ाते हैं। संधि के प्रकार यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग। मुख्य रूप से संधि को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अगर आप महाटेट के पिछले पेपर्स उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा प्रश्न सीधे तौर पर यही पहचानने के लिए आते हैं कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि है। सही बात है। और परीक्षा के नजरिए से अगर हमें इन तीनों का अंतर एक बार समझ आ गया तो समझ लीजिए आपका आधा काम वहीं पूरा हो गया। चलिए इन्हें एक एक करके थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वो स्वर संधि कहलाती है।
एमए-टेट के लिए इसके 4 प्रकार सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला है दीर्घ संधि, जिसका नाम ही बताता है कि यहां स्वर दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है, जैसे अ और अ मिलकर आ बन जाते हैं। उदाहरण देखिए, राम और अयन मिलकर बन गए रामायण। और दूसरा है गुण संधि। यहां गुण बदल जाता है, जैसे अगर अ के साथ ई मिले तो वो ए बन जाता है। देव और इंद्र को जोड़िए तो देवेंद्र बन जाता है। बिल्कुल। इसके बाद आती है वृद्धि संधि, जिसमें मात्राओं की वृद्धि होती है, यानी बढ़ोतरी होती है। अगर अ के साथ ए जुड़ता है तो वो ए बन जाता है। एक और एक मिलकर बनाते हैं एक। और अंत में है यण संधि, जहां नियम थोड़ा बदलता है। यहां ई बदलकर य हो जाता है, जैसे यदि और अपि मिलकर यद्यपि कहलाते हैं। मैं सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहूंगा कि गुण, वृद्धि और यण संधि परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनसे हर साल प्रश्न बनते ही हैं। हमें व्यंजन और विसर्ग संधि को भी समझना होगा। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजनों के मेल से रूप बदलता है। उदाहरण के तौर पर सत और जन। यहां त और ज का मेल हो रहा है, जिससे शब्द बनता है सज्जन। और विसर्ग संधि तो शुरुआती विद्यार्थियों के लिए समझना सबसे आसान है। इसमें विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलते हैं, जैसे दुह और ख मिलकर दुख बन जाते हैं। आपको बस उस विसर्ग चिन्ह यानी उन 2 बिंदुओं यानी 100 पर नजर रखनी है। जहां वो दिख जाए वहां 99% मामलों में विसर्ग संधि ही होती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के तीसरे और सबसे रोमांचक भाग पर, MHAT-TET की शॉर्ट ट्रिक्स। परीक्षा भवन में समय बहुत कीमती होता है ना? तो आइए देखते हैं कि संधि को पलक झपकते कैसे पहचाना जाए। बिल्कुल, देखिए, इन आसान तरीकों से परीक्षा में आपका काफी समय बचेगा। आपको बस इतना मूल मंत्र याद रखना है। अगर शब्द तोड़ते समय स्वर और स्वर आपस में मिल रहे हैं तो बिना झिझक उसे स्वर संधि मान लीजिए। अगर व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर टकरा रहा है तो वो पक्का व्यंजन संधि है। और जैसा हमने अभी बताया, जहां भी मूल शब्द में विसर्ग का निशान दिख जाए वो विसर्ग संधि है। ये ट्रिक्स वाकई बहुत कमाल की हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी बात। अगर आप हिंदी व्याकरण के अन्य सभी महत्वपूर्ण विषयों को भी इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमने आपके लिए पूरी हिंदी व्याकरण की एक शानदार प्लेलिस्ट तैयार की है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर चेक करें। चलिए, अब समय आ गया है भाग 4 का, पिछले वर्षों के प्रश्न। हमने अभी जो नियम और ट्रिक्स सीखी हैं उन्हें सीधे महाटेट की पिछली परीक्षाओं में आए सवालों पर लागू करके देखते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह घुमाकर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन, मेरा मतलब है पहला प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया था वो ये है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? विकल्प दिए गए थे, ए विद्या प्लस आलय, बी विद्या प्लस आलय, सी विद्या प्लस लय या डी विद्या प्लस लय। देखिए, संधि विच्छेद का सीधा सा उसूल है, दोनों टूटे हुए शब्दों का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। विद्यालय 2 सार्थक मूल शब्दों से बना है, विद्या यानी ज्ञान और आलय यानी घर। इसलिए इसका बिल्कुल सही विकल्प है बी विद्या प्लस आलय। बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं जो संधि का प्रकार पहचानने के लिए है। प्रश्न है, देवेंद्र में कौन सी संधि है? आपके विकल्प हैं ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि या डी यण। इसे हल करने के लिए पहले शब्द को तोड़ते हैं। देवेंद्र का संधि विच्छेद होता है देव प्लस इंद्र। यहां देव के अंत में अ की ध्वनि है और इंद्र की शुरुआत में ई है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही नियम पढ़ा था कि जहां अ और ई मिलके एक ही मात्रा बनाते हैं वो गुण संधि की पहचान है। इसलिए सही जवाब है विकल्प बी गुण संधि। एकदम सटीक। अब बारी है तीसरे प्रश्न की। एक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प हैं ए 1 + 1, बी एका प्लस 1, सी 1 + 1 या डी एके + 1। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो क के ऊपर 2 मात्राएं हैं, यानी मात्रा में वृद्धि हो रही है। ये सीधे तौर पर वृद्धि संधि का मामला है। इसका नियम था अ और ए का मिलना, जिससे ए बनता है। इसलिए जब 1 और 1 जुड़ेंगे तभी जाकर वो एकाएक बनेंगे। तो बिना किसी संदेह के सही विकल्प है ए। क्या बात है। अब व्यंजन संधि से जुड़ा एक और बेहतरीन प्रश्न जो पहले पूछा जा चुका है। सज्जन किस संधि का उदाहरण है? विकल्प हैं ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग या डी यण। यहां हमारी बताई गई वो आसान तरकीब बहुत काम आएगी। सज्जन को जब हम तोड़ते हैं तो वो बनता है सत प्लस जन,
यहाँ सत का त और जन का ज ये दोनों ही व्यंजन हैं, और जब व्यंजन से व्यंजन मिलता है तो वो साफ तौर पर व्यंजन संधि ही कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बहुत ही शानदार। अब पिछले वर्षों के प्रश्नों की कड़ी में हमारा आखिरी प्रश्न, लोकोहित का सही संधि विच्छेद पहचाने। विकल्प दिए गए हैं ए लोक प्लस हित, बी लोकाह प्लस हित, सी लोको प्लस हित या डी लोका प्लस हित। ये वाला तो काफी सरल है। लोकोहित दरअसल एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। हमने बताया था कि जहां भी विसर्ग का चिन्ह आता है वो शब्द का मूल रूप होता है। यहां लोकाह और हित मिलकर लोकोहित का निर्माण करते हैं, जहां विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है। इसलिए सही विकल्प है बी। आवाज 1। तो पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करने के बाद अब हम अपने अंतिम भाग 5 अनुमानित प्रश्न और अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। आपकी तैयारी को और भी पुख्ता करने के लिए हमने तार्किक आधार पर कुछ ऐसे प्रश्न तैयार किए हैं जिनके इस बार MAHATET में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आवाज 1। पहला अनुमानित प्रश्न आपके सामने है। महात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके विकल्प हैं ए महा प्लस आत्मा, बी महा प्लस आत्मा, सी महा प्लस त्मा और डी महा प्लस आत्मा। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम यहां नहीं देंगे। ये आपके लिए एक टेस्ट है। आपसे अनुरोध है कि इस विश्लेषण को बस कुछ सेकंड के लिए यहीं रोकें और अपना सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। देखते हैं कितनों के जवाब सही होते हैं। चलिए, जब तक हमारे साथी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख रहे हैं, हम अगले अनुमानित प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, लोकोपकार का संधि विच्छेद करें। विकल्प हैं ए लोक प्लस उपकार, बी लोको प्लस पकार, सी लोका प्लस उपकार या डी लोक प्लस पकार। आवाज 1। इसे हल करने के लिए चलिए फिर से नियमों की शरण में चलते हैं। शब्द लोकोपकार में को पर ओ की मात्रा साफ दिखाई दे रही है। गुण संधि का नियम कहता है कि जब अ और उ मिलते हैं तब ओ बनता है। इसलिए सार्थक शब्द लोक और उपकार जब मिलेंगे तो वो लोकोपकार बनेंगे। अतः इसका बिल्कुल सही विकल्प है ए। आवाज 1। अब अभ्यास का आज का हमारा अंतिम प्रश्न, यद्यपि का सही रूप क्या है? विकल्प हैं ए यदि प्लस अपि, बी यदि प्लस अपि, सी यद्ध प्लस अपि या डी यद्या प्लस अपि। आवाज 2। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। यण संधि के नियम के अनुसार जब ई के बाद कोई भी अन्य या भिन्न स्वर आता है तो ई बदलकर य हो जाता है। इसलिए जब यदि का ई और अपि का अ आपस में टकराते हैं तो वो य की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिससे यद्यपि बनता है। इसका मतलब है कि सही विकल्प है बी। बिल्कुल सही जवाब। इस पूरे विस्तारपूर्ण विश्लेषण का जो सबसे मुख्य निष्कर्ष या की टेकअवे निकल कर आता है वो यही है, संधि विच्छेद में आपको हमेशा सही और सार्थक मूल शब्द को बाहर निकालना आना चाहिए। अगर आपने शब्दों को सही ढंग से उनके अर्थ के साथ तोड़ना सीख लिया तो संधि का कोई भी प्रश्न आपको उलझा नहीं सकता। वो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। और साथियों, आपकी इसी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इन सभी महत्वपूर्ण नियमों के विस्तृत PDF नोट्स और एक विशेष तौर पर तैयार की गई अभ्यास प्रश्नोत्तरी यानी क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसका लाभ उठाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आज का ये विश्लेषण आपको अपनी महाटेट की तैयारी में मददगार और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ साझा करें और हाँ, मराठी वर्ग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रोजाना नए नोट्स और बेहतरीन स्टडी मटेरियल के लिए हमारे WhatsApp समूह और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आवाज 1। अंत में आपके लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या संधि के इन वैज्ञानिक और सटीक नियमों को गहराई से समझ लेने के बाद केवल हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी और संस्कृत व्याकरण पर भी आपकी पकड़ अपने आप और ज्यादा मजबूत नहीं हो जाएगी? इस गहरे विषय पर विचार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। मराठी वर्ग के इस खास विश्लेषण सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम MAHTET परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपको परीक्षा में पक्के अंक दिला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समास की। बिल्कुल। मराठी वर्ग के सभी उत्साही अभ्यर्थियों को मेरा भी नमस्कार। देखिए, समास एक ऐसा विषय है जहां से प्रश्न आते ही आते हैं, लेकिन कई बार परीक्षा के उस दबाव में अभ्यर्थी विग्रह करने में या सही प्रकार पहचानने में अटक जाते हैं। तो सर, क्या आज हम इस विषय को एकदम शून्य से शुरू करके समझने वाले हैं? एकदम सही कहा आपने।
आज हम समास को इतने सरल और स्पष्ट तरीके से समझेंगे कि जो विद्यार्थी पहली बार भी इसे गहराई से पढ़ रहे हैं वे भी इसे आसानी से समझ जाएंगे। ढेरों उदाहरण होंगे, कुछ शानदार युक्तियां होंगी और यकीन मानिए आज के इस सत्र के बाद आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि समास आखिर है क्या, फिर उसके मुख्य अंगों को समझेंगे और फिर बारी आएगी समास के प्रकारों की। और हाँ, इसके बाद हम कुछ ऐसी अचूक युक्तियां सीखेंगे जिनसे आप परीक्षा में प्रश्न देखते ही सही विकल्प पहचान लेंगे। और अंत में आपकी तैयारी को पक्का करने के लिए हम MHTET के पिछले वर्षों के कुछ प्रश्न और तार्किक प्रश्न भी हल करेंगे। तो सर, सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये समास होता क्या है? परीक्षा में तो सीधे शब्द आते हैं, पर इसका मूल अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एकदम सरल भाषा में कहूं तो जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया और छोटा शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को ही व्याकरण में समास कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बात को संक्षेप में कहना, कम शब्दों में पूरी बात कह देना। अच्छा, तो क्या आप इसका कोई बहुत ही आसान सा उदाहरण दे सकते हैं जिससे बात एकदम साफ हो जाए? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है राजा का पुत्र। अब इसमें 3 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अगर हम बीच वाले शब्द का को हटा दें तो हमारे पास एक नया छोटा शब्द बनता है राजपुत्र। यहां हमने जो बीच का संबंध बताने वाला शब्द था उसे गायब कर दिया। इसी गायब करने की और नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब समास को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसके 2 सबसे जरूरी हिस्सों को समझना होगा। एक होता है समस्त पद और दूसरा होता है विग्रह। ये दोनों शब्द परीक्षा में बहुत बार देखने को मिलते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? देखिए, जब हम शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द तैयार करते हैं ना, उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे अभी हमने बनाया राजपुत्र, ये एक समस्त पद है। और जब हम इसी राजपुत्र को वापस खोलकर विस्तार से लिखते हैं, यानी राजा का पुत्र, तो इस खोलने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। महाटेट की परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न इसी पर आते हैं। आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका सही विग्रह क्या है। चलिए अब हम समास के मुख्य प्रकारों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला नाम आता है तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास, इसे पहचानने की कोई खास ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आप इसका विग्रह करेंगे, यानी शब्द को खोलेंगे, तो आपको बीच में का, के, की, से, में, पर, को जैसे कारक चिन्ह दिखाई देंगे और जब आप वापस शब्द बनाएंगे तो ये चिन्ह गायब हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ग्रामवासी, अगर मैं इसका विग्रह करूं तो बनेगा ग्राम में बसने वाला या ग्राम में रहने वाला, तो यहाँ में आ गया। एकदम सटीक, यही तो ट्रिक है। इसी तरह जलपान का विग्रह होगा जल का पान, यहाँ का आ गया। परीक्षा में आपको बस मन ही मन शब्द का विग्रह करके देखना है। अगर बीच में ये कारक चिन्ह आ रहे हैं तो आंख बंद करके तत्पुरुष समास चुन लीजिए। अब आते हैं दूसरे प्रकार पे, जो है कर्मधारय समास। ये बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन विद्यार्थी अक्सर इसमें और तत्पुरुष में उलझ जाते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है कि अभ्यर्थियों को यहाँ बहुत भ्रम होता है। इसे कैसे आसानी से पहचाने? इसे पहचानने का मूल मंत्र है विशेषता। इस समास में हमेशा पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। व्याकरण की भाषा में कहें तो यहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। पहला शब्द बताएगा कि दूसरा शब्द कैसा है। जैसे उदाहरण के लिए नीलकमल। बिल्कुल सही उदाहरण। नीलकमल को ध्यान से देखिए, इसका अर्थ है नीला कमल। कमल कैसा है? नीला है। तो यहाँ जो नीला शब्द है वो कमल की विशेषता बता रहा है। इसी तरह महापुरुष ले लीजिए। महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। जहां भी आपको लगे कि किसी के गुण या विशेषता की बात हो रही है, वहां बेझिझक कर्मधारय समास पर टिक लगा दीजिए। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी और काम की जानकारी है। हम जानते हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए सही सामग्री कितनी आवश्यक है। इसीलिए आज के इस पूरे विश्लेषण के एकदम सटीक लिखित नोट्स हमने पीडीएफ प्रारूप में आपके लिए तैयार किए हैं। जी हाँ, और केवल नोट्स ही नहीं, अपनी तैयारी को जांचने के लिए एक अभ्यास प्रश्नावली का लिंक और साथ ही संपूर्ण हिंदी व्याकरण की पूरी प्ले सूची का लिंक भी आपको नीचे विवरण में मिल जाएगा। तो इस सत्र को पूरा देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। और हाँ, जो सवाल हम आगे पूछने वाले हैं उनके जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिएगा। चलिए अब वापस अपनी व्याकरण की कक्षा में चलते हैं। हमारा तीसरा प्रकार है द्वंद्व समास
और अगर मैं कहूं कि ये पूरे समास परिवार में सबसे आसान है तो गलत नहीं होगा, सबसे आसान? वो कैसे सर? क्योंकि इसमें कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता। दोनों शब्द एकदम बराबर की अहमियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप इनका विग्रह करते हैं तो इनके बीच में और, तथा या एवं जैसे जोड़ने वाले शब्द आ जाते हैं। अक्सर इनके बीच में एक छोटा सा योजक चिन्ह यानी डैश भी लगा होता है। ओ, जैसे माता पिता, इसका विग्रह होगा माता और पिता। बिल्कुल। इसी तरह दिन रात का हो जाएगा दिन और रात, राम लक्ष्मण का राम और लक्ष्मण। जहां भी आपको ऐसे जोड़े वाले शब्द दिखें जो एक दूसरे के विपरीत हों या साथ चलते हों और बीच में और छुपने की गुंजाइश हो, वहां हमेशा द्वंद्व समास होता है। चलिए अब थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब बारी है बहुव्रीहि समास की। यह परीक्षा के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा घुमावदार भी। घुमावदार क्यों? इसमें ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि इसमें जो दो शब्द दिए होते हैं वे दोनों मिलकर अपना खुद का अर्थ छोड़ देते हैं और किसी तीसरे ही व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने लगते हैं। मतलब शब्द कुछ और लिखा है लेकिन उसका अर्थ किसी और ही व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? जरूर। दशानन शब्द को ही ले लीजिए। 10 और आनन यानी 10 मुखों वाला। अब इसका सामान्य अर्थ तो 10 मुख हो गया, लेकिन जैसे ही हम दशानन कहते हैं हमारे दिमाग में तुरंत रावण का चित्र आता है। किसी और को हम दशानन नहीं कहते। इसी तरह पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला, जो सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की ओर इशारा करता है। तो जहां भी किसी तीसरे विशेष व्यक्ति की बात हो वहां बहुव्रीहि समास होगा। और अब हम आते हैं समास के आखिरी प्रमुख प्रकार पर, अव्ययी भाव समास। इसका तो नाम ही चिल्ला चिल्लाकर इसकी पहचान बता रहा है। नाम से पहचान? ये अव्यय का मतलब क्या होता है सर? अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता। चाहे काल बदल जाए, लिंग बदल जाए या वचन बदल जाए, ये शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। अव्ययी भाव समास में जो पहला शब्द होता है वो एक अव्यय ही होता है। जैसे प्रतिदिन में प्रति शब्द? एकदम सही पकड़ा आपने। प्रतिदिन का मतलब है हर एक दिन। यहां प्रति एक अव्यय है। आप इसे प्रतियों या प्रतियां नहीं कर सकते, यह हमेशा प्रति ही रहेगा। इसी तरह यथाशक्ति यानी अपनी शक्ति के अनुसार। तो जहां भी आपको शब्द की शुरुआत में यथा, प्रति, आ, उप जैसे अव्यय दिखें तो बिना समय बर्बाद किए अव्ययी भाव समास को चुन लीजिए। सर आपने समझा तो बहुत अच्छे से दिया, लेकिन परीक्षा के उस तनाव भरे माहौल में कई बार सारे नियम दिमाग से निकल जाते हैं। क्या इसे याद रखने का कोई बहुत ही शॉर्टकट या त्वरित उपाय है? बिल्कुल है। आप सभी अभ्यर्थी स्क्रीन पर दिख रही इस तालिका को अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। ये आपकी संजीवनी बूटी है। देखिए, अगर विग्रह करने पर बीच में का, के, की, में से आए तो वो तत्पुरुष है। अच्छा, और अगर पहला शब्द दूसरे की कोई विशेषता बता रहा हो तो वो कर्मधारय हो जाएगा। और अगर दोनों शब्दों के बीच और या तथा छुपा हो तो वो द्वंद्व है। बहुत बढ़िया। और यदि शब्द पढ़कर किसी तीसरे ही भगवान या विशेष पात्र का नाम याद आ जाए तो बहुव्रीहि। और अंत में अगर शब्द की शुरुआत किसी अव्यय से हो रही हो जो बदलता नहीं है तो वो अव्यय भाव है। इस तालिका का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए। ये महाटेट में आपके बहुत काम आने वाली है। तो विद्यार्थियों, नियम तो हमने सारे पढ़ लिए। अब समय आ गया है ये देखने का कि आपने कितना सीखा। अब हम सीधे महाटेट की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए असली प्रश्न हल करेंगे। बिल्कुल, मैं एक एक करके प्रश्न और उनके विकल्प पढ़ूंगी। आपको करना ये है कि तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर टाइप करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा पिछले वर्ष का पहला प्रश्न। शब्द है नीलकमल। आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। आपके विकल्प हैं ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व या डी बहुव्रीहि। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं भी कोशिश करती हूँ। मुझे आपकी वो विशेषता वाली ट्रिक याद है। यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है। तो उस हिसाब से तो एकदम सही सोच रहे हैं आप। इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी कर्मधारय समास। जिन भी विद्यार्थियों ने बी लिखा है उनकी शुरुआत बहुत ही शानदार हुई है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। आपको बताना है कि राजपुत्र शब्द में सही समास कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय। फटाफट अपने उत्तर कमेंट्स में साझा करें। इस शब्द को हल करने का तरीका है कि पहले मन ही मन इसका विग्रह करके देखिए। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र।
यहाँ बीच में का शब्द छुपा हुआ है। और जहां भी कारक चिन्ह यानी का, के, की का लोप होता है वहां नियम के अनुसार बिल्कुल, वहां हमेशा तत्पुरुष समास होता है। इसलिए इसका सही उत्तर है विकल्प ए, तत्पुरुष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है? विकल्प है ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व या डी अव्ययी भाव। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट करें। सर, ये तो शायद सबसे आसान वाला प्रश्न है। इसमें तो बीच में योजक चिन्ह भी दिख रहा है और दोनों पद बिल्कुल बराबर की अहमियत रखते हैं। आप सभी अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं कमेंट्स में? हाँ, इसका विग्रह करने पर सीधा सीधा माता और पिता बनता है और शब्द छुपा हुआ है, इसलिए बिना किसी शंका के ये स्पष्ट रूप से द्वंद्व समास है। तो सही उत्तर है विकल्प सी, द्वंद्व। प्रश्न नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। चतुर्भुज किस समास के अंतर्गत आता है? विकल्प हैं ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व या डी तत्पुरुष। विद्यार्थियों, यहाँ थोड़ा तार्किक होकर सोचिए। चतुर्भुज का शाब्दिक अर्थ है 4 भुजाओं वाला, लेकिन क्या हम किसी को भी चतुर्भुज कह देते हैं? नहीं ना? हाँ, 4 भुजाओं वाले तो मुख्य रूप से भगवान विष्णु को कहा जाता है। इसका मतलब यह शब्द अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे ही विशेष अर्थ की ओर इशारा कर रहा है। बहुत सही पकड़ा आपने, क्योंकि यह किसी तीसरे विशेष अर्थ यानी भगवान विष्णु की ओर संकेत करता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास होगा। सही उत्तर है विकल्प बी, बहुव्रीहि। अब पिछले वर्षों का 5वां और अंतिम प्रश्न। प्रतिदिन शब्द का समास बताइए। विकल्प हैं ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व। अपने उत्तर तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। इस शब्द का पहला हिस्सा देखिए, प्रति। और प्रति एक ऐसा शब्द है जो किसी भी हालत में बदलता नहीं है, मतलब ये एक अव्यय है। शाबाश, आपने बिल्कुल सही नियम का इस्तेमाल किया। चूंकि पहला पद अव्यय है, इसलिए इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अव्ययी भाव समास। तो विद्यार्थियों, ये थे वो 5 प्रश्न जो महाटेट की पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सर, परीक्षा का स्तर अब दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसलिए सीधे शब्दों के अलावा ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं जो नियम पर आधारित हों। इसीलिए हमने 3 तार्किक प्रश्न भी रखे हैं। पहला तार्किक प्रश्न है, यदि किसी समास में दोनों पद मिलकर किसी विशेष पौराणिक पात्र की ओर संकेत करें तो वह कौन सा समास होगा? विकल्प हैं ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। विद्यार्थियों, यह प्रश्न सीधा सीधा आपकी अवधारणा की जांच कर रहा है। अभी कुछ देर पहले ही हमने बात की थी कि जब कोई शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी तीसरे विशेष अर्थ जैसे किसी देवी देवता या पौराणिक पात्र के लिए पक्का हो जाए तो वो कौन सा समास होता है? हाँ, जैसे हमने दशानन में रावण और चतुर्भुज में विष्णु जी का उदाहरण देखा था। बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बहुव्रीहि समास। दूसरा तार्किक प्रश्न विग्रह करने की आपकी समझ पर आधारित है। प्रश्न है, जलपान का तार्किक विग्रह क्या होगा? आपके विकल्प हैं ए जल और पान, बी जल का पान, सी जल के लिए पान या डी जल में पान। सर, अक्सर लोग जलपान को देखते ही बीच में और लगाकर इसे जल और पान समझ लेते हैं और द्वंद्व समास मान लेते हैं। क्या वे सही है? नहीं, और यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। जलपान का मतलब ये नहीं है कि एक तरफ पानी रखा है और एक तरफ खाने वाला पान रखा है। इसका सही अर्थ होता है जल ग्रहण करना या जल का पान करना। यहां जल और पान के बीच संबंध है, इसलिए इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जल का पान। और समास पूछा जाए तो ये तत्पुरुष समास होगा। अब आते हैं हमारे आज के अंतिम तार्किक प्रश्न पर। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में मुख्य तार्किक अंतर क्या है? ये महाटेट के अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। विकल्प बी को ध्यान से पढ़िए। ये कहता है कि कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि तीसरे अर्थ को दर्शाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। जैसे एक शब्द लेते हैं नीलकंठ। अगर हम सिर्फ नीले गले की बात कर रहे हैं, गला कैसा है? नीला है, तो ये कर्मधारय हुआ। लेकिन अगर हम नीलकंठ बोलकर भगवान शिव की ओर इशारा कर रहे हैं तो वो बहुव्रीहि हो गया। क्या बात है, आपने तो एकदम सटीक विश्लेषण कर दिया। विग्रह के आधार पर ही इन दोनों का असली अंतर स्पष्ट होता है, इसलिए इसका एकदम सही उत्तर है विकल्प बी। तो विद्यार्थियों, हमेशा इस बात को याद रखें कि समास हिंदी व्याकरण का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको बहुत ही आसानी से अच्छे अंक दिला सकता है। बस जरूरत है सही तरीके से विग्रह करने की।
अगर आप शब्दों को खोलना सीख गए और उन ट्रिक्स को याद रखा जिन पर हमने आज बात की है, तो परीक्षा में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। सच में अगर हम व्याकरण के नियमों को रटने के बजाय थोड़ा तार्किक रूप से समझें तो ये विषय बहुत ही आसान और दिलचस्प लगने लगता है। हमें पूरी उम्मीद है कि महाटेट में आपकी सफलता के लिए आज का ये सत्र एक बहुत ही मजबूत नींव साबित होगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों से बस यही कहना है कि अगर आपको आज का ये खास समास का विश्लेषण पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ इसे साझा करें जो महाटेट की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, हमारे YouTube चैनल मराठी वर्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और अपनी तैयारी को बिना रुके जारी रखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे WhatsApp और Telegram चैनल से जरूर जुड़ जाएं। वहां आपको हर दिन नई अध्ययन सामग्री, नोट्स और परीक्षा से जुड़ी सबसे ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। बस ऐसे ही सीखते रहिए, खूब अभ्यास करते रहिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। आज के इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मराठी वर्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशेषकर हमारे उन सभी होनहार उम्मीदवारों का जो महाटेट की तैयारी पूरे जोरों शोरों से कर रहे हैं। आज के इस सत्र में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं और वो विषय है उपसर्ग और प्रत्यय का विस्तृत अध्ययन। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तो इस विषय को बुनियादी स्तर से समझने के लिए बहुत उत्सुक हूं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, आज के हमारे सत्र की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि MAHATT में उपसर्ग और प्रत्यय का क्या महत्व है, फिर उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय के प्रकार क्या हैं, इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर क्या है, और अंत में हम पिछले वर्षों के पैटर्न पर आधारित MAHATT के लॉजिक और तर्क वाले बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। महाटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से उपसर्ग और प्रत्यय एक ऐसा विषय है जो सीधे सीधे आपके अंक यानी आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करता है। पर ऐसा क्यों है? मतलब परीक्षा में बार बार इन्हीं अवधारणाओं पर इतने प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, जैसा कि आप इन बिंदुओं में देख सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय हमारी हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की नींव हैं। इन्हीं की मदद से हम नए शब्द बनाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये छोटे छोटे शब्दांश किसी भी शब्द के अर्थ में पूरी तरह से बदलाव ला सकते हैं। परीक्षक यही जांचना चाहते हैं कि आपको भाषा की इस बुनियादी संरचना की समझ है या नहीं। जैसे हार का मतलब होता है पराजय, लेकिन इसके आगे अगर प्र लगा दिया जाए तो वो प्रहार बन जाता है, जिसका अर्थ है हमला करना। बिल्कुल ही अलग अर्थ है ना? अब हम अपने मुख्य विषय के पहले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 2, उपसर्ग क्या है और इनका स्थान कहां होता है? शब्द के बिल्कुल आरंभ में इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूर्ण शब्द नहीं होते, ये केवल शब्दांश होते हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व या अलग से कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये किसी मूल शब्द या धातु की शुरुआत में जुड़ते हैं, ये चमत्कार कर देते हैं और उसका पूरा अर्थ बदल के रख देते हैं। हाँ, ये तालिका देखकर तो एकदम स्पष्ट हो रहा है। इसमें कई सारे आम उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे अ, सु, प्र, सम। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और ये तालिका हमें दिखाती है कि ये छोटे शब्दांश कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए चलिए सु उपसर्ग को लेते हैं। सु का अर्थ होता है अच्छा। अब मान लीजिए हमारे पास एक मूल शब्द है योग। अगर हम उसके आगे सु लगा दें तो क्या बनेगा? सुयोग, यानी एक बहुत ही अच्छा संयोग। इसी तरह प्र का अर्थ होता है आगे बढ़ना या विशेष, और जब ये गति के साथ जुड़ता है तो बन जाता है प्रगति। है ना कितना सरल? इस अवधारणा को हमारे उन विद्यार्थियों के लिए और भी पक्का कर देते हैं जो बुनियादी स्तर से सीख रहे हैं। आइए इन 3 उदाहरणों को चरण दर चरण देखते हैं। पहला देखिए, हमारा मूल शब्द है योग्य। जब हमने इसमें अ उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया अयोग्य, यानी जो योग्य न हो। अर्थ एकदम नकारात्मक हो गया। दूसरा उदाहरण, शब्द है गमन, जिसका अर्थ है जाना। इसमें आ उपसर्ग लगाया तो शब्द बना आगमन, जिसका अर्थ होता है आना। देखिए अर्थ पूरी तरह से उलट गया। और तीसरा, भय यानी डर। इसके आगे निर उपसर्ग लगाने से ये निर्भय बन जाता है, जिसका अर्थ है बिना किसी डर के। इन उदाहरणों से एकदम साफ हो जाता है कि उपसर्ग कैसे शब्द के अर्थ को एक नई दिशा देते हैं।
ये तो बहुत ही तार्किक और आसान लगा। तो अब क्या हम सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें, यानी उन शब्दांशों की जो शब्द के अंत में आते हैं? एकदम सही कहा आपने। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर, प्रत्यय और उनके प्रकार जो हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय की परिभाषा बहुत ही सीधी है। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय छिपा है? जल्दी से अपना उत्तर नीचे टिप्पणी अनुभाग यानी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ, एक जरूरी सूचना, महाटेट की संपूर्ण तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण की हमारी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे बीच बीच में जरूर चेक करते रहें। एक दुविधा है, क्या प्रत्यय भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? परीक्षा में हम इन्हें कैसे अलग अलग पहचानेंगे? बहुत ही उम्दा सवाल। हाँ, मुख्य रूप से प्रत्यय के दो भेद होते हैं और इन्हें समझना बहुत आसान है। पहला होता है कृत प्रत्यय। ये वे प्रत्यय हैं जो किसी धातु यानी क्रिया के अंत में लगते हैं। जैसे लिख एक क्रिया है, काम है। जब हमने उसमें अक प्रत्यय जोड़ा तो वह बन गया लेखक। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ये हमेशा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। जैसे मित्र एक संज्ञा है, इसमें हमने ता जोड़ा तो वो मित्रता बन गया। बस क्रिया और संज्ञा का ये अंतर याद रखिए, कभी गलती नहीं होगी। यहां हमने कुछ बहुत ही सामान्य प्रत्ययों की सूची दी है जो महाटेट की पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। जैसे ता से बनता है सुंदरता, पन से बचपन, कार से कलाकार या चित्रकार, वाला से दूध वाला और ई से लड़ाई। इन प्रत्ययों को देखते ही आप तुरंत पहचान सकते हैं कि कैसे इन्होंने मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया भाव, एक नई विशेषता या एक नया अर्थ उत्पन्न कर दिया है। सब समझ आ रहा है, लेकिन परीक्षा के उस दबाव वाले माहौल में इन दोनों के बीच के अंतर को तुरंत और सटीकता से कैसे याद रखा जाए? घबराइए मत, इसके लिए हमें इनके मुख्य भेद को समझना होगा। तो आइए उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, इसे एक बार स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। यह दोनों का सीधा तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत है। अगर हम स्थान यानी जगह के आधार पर देखें तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले आता है, जबकि प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद या अंत में। और अगर कार्य के आधार पर देखें तो उपसर्ग का मुख्य काम है अर्थ को बदलना या विपरीत करना। जैसे अ और ज्ञानी मिलकर अज्ञानी बनते हैं, जहां ज्ञानी का अर्थ पूरी तरह उलट गया। वहीं दूसरी तरफ प्रत्यय का काम है नया शब्द या नया भाव बनाना। जैसे ज्ञानी के साथ ता मिलकर ज्ञानीता बनता है, जो एक भाव को दर्शाता है। और इस पूरे नियम को जीवन भर के लिए कंठस्थ करने के लिए यह रही हमारी एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक। ध्यान से सुनिए। उपसर्ग यानी पहले और प्रत्यय यानी बाद में। बस इस एक सरल सी पंक्ति को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। परीक्षा में आपका इस विषय का कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। वाह, अब तो आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। तो क्या अब समय आ गया है कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसका परीक्षण किया जाए? एकदम सही। चलिए शुरू करते हैं हमारा परीक्षा सिमुलेशन। यहां हम MATT के पिछले वर्षों के प्रश्नों के आधार पर तैयार किए गए तार्किक और लॉजिक आधारित MCQs हल करेंगे। आप सभी भी कमेंट्स में हमारे साथ इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये रहा हमारा पहला तर्क आधारित प्रश्न। ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग अर्थ को विपरीत यानी नकारात्मक बनाता है? चलिए इसके विकल्पों पर गौर करते हैं। हमारे पास विकल्प हैं A सुलभ, B अज्ञानी, C प्रगति और D उपकार। अगर हम अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करें तो उपसर्ग शब्द के पहले आता है। बिल्कुल। और अगर हम अर्थ पर जाएं तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी अज्ञानी। क्यों? क्योंकि यहाँ मूल शब्द ज्ञानी के आगे अ उपसर्ग लगा है। हमने पहले ही चर्चा की थी कि अ उपसर्ग का अर्थ नहीं या नकारात्मक होता है, इसलिए ज्ञानी बन गया अज्ञानी। ये अर्थ को एकदम विपरीत कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो थोड़ा गहराई में जाता है। प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय एक भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है? आप लोग भी कमेंट में अपना जवाब दें। खैर, इसका सीधा और सटीक उत्तर है विकल्प ए सुंदरता। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। सुंदर एक विशेषण है और जब हम इसमें
ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह एक गुण या भाव का निर्माण करता है, सुंदरता, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। बाकी विकल्पों को देखिए। उपनगर में उप, निर्भय में निर और प्रहार में प्र, इन तीनों में उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का नहीं। तो केवल सुंदरता ही यहां प्रत्यय का सही उदाहरण है। अरे वाह, अब ये आखिरी प्रश्न तो काफी दिलचस्प और थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अवधारणाओं को एक ही में मिला रहा है। प्रश्न है, असफलता शब्द का सही विश्लेषण क्या है? ये प्रश्न वास्तव में हमारे आज के पूरे सत्र का बेहतरीन सारांश है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर उलझाने के लिए दिए जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अ प्लस सफल प्लस ता। देखिए, सफल यहां हमारा मूल शब्द है। इसके शुरुआत में हमने अ लगाया, जो कि एक नकारात्मक उपसर्ग है, जिससे यह असफल बन गया। और फिर इसके अंत में हमने ता जोड़ा, जो कि एक प्रत्यय है, जिससे हमारा संपूर्ण शब्द बना असफलता। इस एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही मौजूद हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विस्तृत विश्लेषण के साथ आप सभी की शब्दावली और व्याकरण अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। यह तैयारी महाटेट परीक्षा में आपके स्कोर को निश्चित रूप से बढ़ाने वाली है। रिवीजन के लिए इस पूरे सत्र के सभी महत्वपूर्ण नोट्स पीडीएफ प्रारूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। वहीं पर आपको आज के विषय का एक विशेष क्विज लिंक भी मिलेगा, जिसे हल करके आप अपना अभ्यास और पक्का कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो हमारे YouTube चैनल मराठी वर्ग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की तैयारी और नियमित अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। आप सभी को महाटेट की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, मराठी वर्ग की ओर से आज के इस विशेष अध्ययन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बेहद ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर गहरी चर्चा करने वाले हैं, और वो है शब्द निर्माण की प्रक्रिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी जानकारी आप सभी के लिए है। इस पूरे विषय के अत्यंत महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक खास क्विज का लिंक दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। इस सत्र के बाद उन्हें जरूर चेक कीजिएगा, वो आपकी तैयारी को एक अलग ही स्तर पर ले जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस जादुई सफर में हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द निर्माण के एकदम मूल सिद्धांत, फिर हम समझेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का खेल, उसके बाद समास और संधि की गुत्थी सुलझाएंगे, फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं देखेंगे, और हाँ, एमएटेट के लिए कुछ बेहद जरूरी तर्क आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल करेंगे। अंत में आपके अंक पक्के करने वाली कुछ शानदार ट्रिक्स तो हैं ही। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं। किसी भी भाषा की जो पूरी इमारत होती है ना, वो उसके शब्दों पर टिकी होती है। और MAHA-TET परीक्षा में चाहे वो व्याकरण हो, शब्दावली हो या फिर गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न हो, उन सब में पूरे अंक हासिल करने के लिए ये बुनियादी सिद्धांत समझना आपके लिए सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। क्या आप हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी अभी व्याकरण की गहराई में उतरना शुरू किया है, शब्द निर्माण की कोई बहुत ही सरल सी परिभाषा दे सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जब किसी पहले से मौजूद मूल शब्द में या अक्षरों के किसी समूह में हम कोई छोटा सा बदलाव कर देते हैं या उसमें कुछ नया जोड़ देते हैं, और ऐसा करने से एक बिल्कुल नया अर्थपूर्ण शब्द तैयार हो जाता है, तो बस इसी पूरी प्रक्रिया को शब्द निर्माण कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये हमारी भाषा की नींव है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप MATET के पिछले वर्षों के पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि उपसर्ग और प्रत्यय से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा के नजरिए से ये हिस्सा आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। तो चलिए इसे समझते हैं। उपसर्ग दरअसल वे छोटे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के एकदम शुरुआत में यानी पहले जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, योग्य शब्द के आगे अगर हमने अ लगा दिया तो वो बन गया अयोग्य। आपने देखा, इसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया। वहीं दूसरी तरफ होते हैं प्रत्यय, जो मूल शब्द के एकदम अंत में जुड़ते हैं। जैसे सुंदर के अंत में ता जोड़ दिया तो बन गया सुंदरता। इससे शब्द की पूरी व्याकरणिक श्रेणी ही बदल जाती है। वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। तो विद्यार्थियों, अब आपकी बारी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और उपसर्ग और प्रत्यय का एक एक उदाहरण लिखकर बताइए। देखते हैं किसकी तैयारी सबसे बेहतरीन चल रही है।
बेहतरीन। अब हम तीसरे विषय में प्रवेश कर रहे हैं, जो है समास और संधि। अक्सर ये देखा गया है कि जो विद्यार्थी व्याकरण सीखना शुरू करते हैं वे इन दोनों के बीच बहुत उलझ जाते हैं, लेकिन MHATE की एक सॉलिड तैयारी के लिए इन दोनों का बारीक अंतर समझना बहुत जरूरी है। सही कहा, और मुझे लगता है कि ये अंतर बहुत से विद्यार्थियों की सबसे बड़ी उलझन को दूर करने वाला है। जी हाँ, इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत आसान है। देखिए, समास में हम दो पूरे शब्दों को पास लाते हैं और उनका एक छोटा रूप बना देते हैं। जैसे राजा का पुत्र को हमने छोटा करके राजपुत्र कह दिया। यहां दो शब्दों का मेल हुआ। लेकिन जब हम संधि की बात करते हैं तो वहां शब्दों का नहीं बल्कि ध्वनियों का यानी उच्चारण का मेल होता है। जैसे विद्या के अंत का आ और आलय की शुरुआत का आ मिलकर एक ध्वनि बन गए और शब्द बना विद्यालय। तो याद रखिए, समास शब्दों का खेल है और संधि ध्वनियों का विज्ञान। अब बात करते हैं महा-TET की रणनीति की। परीक्षा में आपसे सीधे सीधे परिभाषाएं नहीं पूछी जाती। वहां आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि पहचानिए, इसमें समास है, संधि है, उपसर्ग है या फिर प्रत्यय। इसलिए आपको शब्दों को तोड़कर उनका विश्लेषण करना आना चाहिए। और हाँ, जो विद्यार्थी इन सभी विषयों को और भी गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक संपूर्ण हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट तैयार की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसे जरूर चेक करें। चलिए, अब हम इस चर्चा के चौथे पड़ाव की ओर चलते हैं। आपको बता दूं कि हमारी हिंदी भाषा सिर्फ व्याकरण के सख्त नियमों से ही नहीं बंधी है। इसमें नए शब्द गढ़ने के 3 और बहुत ही रोचक और रचनात्मक तरीके हैं। आइए उन्हें देखते हैं। बिल्कुल, यहां 3 मुख्य तरीके और हैं। पहला है पुनरुक्ति, जिसका सीधा सा मतलब है एक ही शब्द को 2 बार बोलना। जैसे हम कहते हैं ना, धीरे धीरे चलो। यहां शब्द को दोहराने से लगातार होने वाले काम या उस पर जोर देने का भाव आता है। दूसरा तरीका है रूप परिवर्तन, जहां शब्द का व्याकरणिक रूप ही बदल जाता है। जैसे खेल एक संज्ञा है, लेकिन उससे हमने खेलना बना दिया, जो कि एक क्रिया है। और तीसरा तरीका, जो कि बहुत ही व्यावहारिक है, वो है विदेशी शब्द। भाषा एक बहती नदी की तरह होती है, इसीलिए अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के शब्दों को भी हमने बड़ी सहजता से अपना लिया है, जैसे रेल, स्कूल या ऑफिस। और ये बात अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसका एक बहुत ही शानदार सारांश पेश करती है। ये एक तरह का मिश्रित अभ्यास है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ने और प्रश्नों को हल करने से पहले अपनी समझ को मजबूत करना जरूरी है। देखिए, न्याय के आगे अ लगा तो बना अन्याय, ये हुआ उपसर्ग। मित्र के पीछे ता लगा तो मित्रता, ये हुआ प्रत्यय। राज और मार्ग 2 शब्द आपस में मिले तो राजमार्ग, ये है समास। और विद्या और आलय की ध्वनियां मिली तो विद्यालय, ये हुई संधि। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये विषय आपके दिमाग में एकदम साफ हो गया होगा। तो चलिए, अब समय आ गया है आपके ज्ञान की असल परख करने का। अब हम MATET के पिछले वर्षों के पैटर्न पर आधारित कुछ तर्क और विचार आधारित प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न हूबहू उसी तरह के हैं जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं आप सभी इनमें से कितने प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दे पाते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। अन्याय शब्द किस प्रक्रिया से बना है? आपके विकल्प हैं A संधि, B समास, C उपसर्ग या फिर D प्रत्यय। जल्दी से अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो जिन भी विद्यार्थियों ने विकल्प C यानी उपसर्ग को चुना है वो बिल्कुल सही है। इसके पीछे का तर्क बहुत ही साफ है। हमारा मूल शब्द है न्याय और उसके ठीक पहले अ या अन उपसर्ग जुड़ गया है, जिसने इसके अर्थ को एकदम उलट दिया है। बहुत खूब। आप बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा शब्द समास द्वारा निर्मित है? आपके विकल्प हैं A मित्रता, B विद्यालय, C राजपथ या D अयोग्य। अपना सही उत्तर फटाफट कमेंट्स में बताइए, थोड़ा रोककर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प C राजपथ। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आप इसका विखंडन करेंगे तो आप देखेंगे कि यह राज यानी राजा और पथ यानी रास्ता, इन 2 स्वतंत्र शब्दों के मेल से बना है। और जैसा कि हमने पढ़ा था, शब्दों का ये मेल ही समास कहलाता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे अंतिम अभ्यास प्रश्न पर। सुंदरता शब्द में शब्द निर्माण की प्रक्रिया क्या है? विकल्प हैं A उपसर्ग, B प्रत्यय, C संधि या D पुनरुक्ति। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर साझा करें। और इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर है विकल्प B प्रत्यय। इसका सीधा सा तर्क ये है कि सुंदर एक विशेषण है
जो कि मूल शब्द है, और उसके अंत में ता जुड़कर उसे भाववाचक संज्ञा में बदल रहा है। और हम जानते हैं कि जो शब्दांश अंत में जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। आप सभी का प्रयास बहुत ही शानदार रहा। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे मजेदार हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ट्रिक्स और निष्कर्ष। देखिए, परीक्षा के हॉल में जब समय कम होता है और दबाव ज्यादा, तब यही ट्रिक्स आपके सबसे ज्यादा काम आती हैं। यहां हम आपको एक ऐसी अचूक ट्रिक देने वाले हैं जिसके बाद इन नियमों को भूलना आपके लिए असंभव हो जाएगा। क्या बात है, ये तो बिल्कुल एक स्वर्ण नियम यानी गोल्डन रूल की तरह है। सभी विद्यार्थी इसे बहुत ध्यान से सुने और याद कर लें। उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ता है, प्रत्यय हमेशा अंत में जुड़ता है, समास में दो शब्द मिलते हैं और संधि में ध्वनि बदलती है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे आपको अपनी उंगलियों पर याद कर लेना चाहिए। MST-TET की परीक्षा में यह विषय बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। बस अगर आप ये 4 बातें याद रखते हैं तो यकीन मानिए परीक्षा में आपके अंक पूरी तरह से पक्के हैं। होस्ट 1 तो विद्यार्थियों, आज के इस अध्ययन सत्र में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक और मददगार लगा हो तो कृपया हमारे मराठी वर्ग YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, MA टेट की अपनी निरंतर और मजबूत तैयारी के लिए हमारे WhatsApp और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और जाने से पहले आपके लिए सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। आज आप अपने रोजमर्रा के माहौल और बातचीत पर थोड़ा ध्यान दीजिए और ऐसे कोई भी 3 विदेशी शब्द पहचानिए जो अब हमारी हिंदी का ही हिस्सा बन चुके हैं। उन 3 शब्दों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरह अपनी उत्सुकता बनाए रखिए, सीखते रहिए और आने वाली परीक्षा के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले सत्र में।